नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बेहद ही दुखद खबर से। गोवा के सीएम और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे और उनकी हालत बेहद नाजुक थी। मनोहर पर्रिकर एडवांस्ड पैंक्रियाटिक कैंसर से जूझ रहे थे। पिछले साल फरवरी में बीमारी का पता चलने के बाद उन्होंने गोवा, मुंबई, दिल्ली और न्यूयॉर्क के अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन आज वो जिंदगी की जंग हार गए। गंभीर बीमारी के बावजूद उन्होंने पूरी लगन के साथ अपने आखिरी दम तक जनता की सेवा की। तो आपको बता दें कि बेहद दुखद खबर जो है वो सामने आई, जहां पर मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री 63 साल की उम्र में उन्होंने आज अंतिम सांस ली। लंबी बीमारी से वो जूझ रहे थे। लंबे वक्त से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मनोहर पर्रिकर का आज निधन हो गया। तो आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और पूर्व रक्षा मंत्री का निधन हो गया। 4 बार वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे। लोयला हाई स्कूल से 12वीं तक की उन्होंने शिक्षा गोवा में हासिल की। 1978 में आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हुए। 1994 में पहली बार पणजी सीट से बीजेपी के विधायक बने। जून 1999 से नवंबर 1999 तक विपक्ष के नेता रहे और 24 अक्टूबर 2000 को वो पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी से गोवा के सीएम बनने वाले वो पहले नेता रहे। पहली बार करीब 2 साल तक गोवा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। दोबारा 5 जून 2002 को सीएम पद की उन्होंने शपथ ली और 2005 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। उसके देहांत से पॉलिटिक्स में खैर एक गैप वहाँ पर आया है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि एक अच्छा पॉलिटिशियन को हमने खोया है, इसलिए मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे और उनका राजनीतिक जीवन पूरी तरह से सादगी से भरा हुआ था और कुछ मूल्यों के प्रति वो पूरे जीवन भर पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं और एक फर्म कन्विक्शन के एक ऐसे नेता थे, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेता के रूप में उनकी एक मान्यता थी। और देखा होगा कि जीवन के अंतिम क्षणों तक बराबर अपने को उन्होंने सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की और अंतिम समय तक वह बराबर सरकार चलाते रहे। उनके अंदर जब वो बीमार थे तो मैं स्वयं मिला था, लेकिन उस समय भी मैंने देखा कि वह एक उत्साह से भरे हुए थे पूरी तरह से। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनोहर जी राजनीति में एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना व्यवहार, अपनी कार्य पद्धति सबके सामने एक आदर्शवत कार्यकृति बनाई थी। उनको खोने से आज हम सबने एक महान नेता को जरूर खोया है, साथ में एक बहुत अच्छे इंसान को भी खोया है और ऐसी क्षति भरने के लिए मुझे लगता है बहुत आसान नहीं होगा। गोवा की जनता के और मेरे मित्र मनोहर जी के पूरे परिवार के साथ हम संवेदना व्यक्त करते हैं। बढ़िया उनका हमारा संबंध रहा है
मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा। जब मैं नागरिक उड्डयन मंत्री था और वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे, तो जब भी मैं जाता था तो उनसे नया एयरपोर्ट बने, नया पुल बने, इसी में लगे रहते थे। बीमारी से संघर्ष करते हुए भी उन्होंने कहा था कि अपने सांस का एक एक पल इस देश की सेवा में लगाएंगे, और लगाया उन्होंने। इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी एक पल के लिए गोवा का काम और देश का काम उन्होंने रुकने नहीं दिया। देश के उन स्वच्छ छवि वाले राजनेताओं में से थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से संगठन के सिद्धांतों के अनुसार देश हित में अपना बहुमूल्य योगदान किया है। वो 4 बार के लगभग तो मुख्यमंत्री रहे हैं गोवा के, देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, पार्टी में भी विभिन्न दायित्वों को उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अंतिम सांस तक देश सेवा में लगे रहे। पूर्व रक्षा मंत्री के निधन के कारण देश को और पार्टी को इस समय बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं उनको मेरी ओर से, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्गति दे और अपने चरणों में उनको स्थान दे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस असीम कष्ट को सहन करने की शक्ति दे। मनोहर पर्रिकर जी का जाना हम सब के लिए बहुत ही दुखमय है, और जो उनका जो पूरा इतनी सिंप्लिसिटी थी उनकी, यानी एक आइकन कहना चाहिए उनको राजनीति के अंदर। जिस प्रकार एक सादगीपूर्ण मैंने उन्हें देखा एज ए मुख्यमंत्री भी, गोवा में रहते हुए उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत जबरदस्त तरीके से थी। ऑल इंडिया में भी, यहाँ पर भी जब वो रक्षा मंत्री के रूप में थे तो तभी भी उनका जो कार्यकाल रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। स्वास्थ्य खराब होने के कारण जिस प्रकार आज हमने उनको खो दिया तो बहुत ही दुखद है हम सब के लिए ये। उन्होंने जो फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारा हुआ और जिस तरीके से उनका जो बोल्ड डिसीजन था उसके ऊपर, वो एक वास्तव में वो हमेशा याद किए जाएंगे। और उन्होंने जो स्टेप उठाया मैंने रक्षा मंत्रालय में, आज भी उनको लोग कहते हैं कि उनके समय में बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे डिसीजंस लिए। तो गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर बेहद दुखद है। और आपको बता दें कि पर्रिकर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समर्पण की मिसाल थे। गोवा और भारत के लोगों की सेवा को भुलाया नहीं जा सकता, ये ट्वीट किया है रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन की खबर सुनकर बेहद दुखी हूं। पर्रिकर सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और समर्पण की मिसाल थे। गोवा और भारत के लोगों की सेवा को जो उन्होंने किया है उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले राष्ट्रपति ने ही ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन से बेहद दुखी हूं। मेरी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट में संवेदनाएं व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के निधन से बेहद दुखी हूं। मेरी पूरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्रिकर के निधन पर यह ट्वीट किया है। कांग्रेस के चौकीदार चोर है के आरोप के खिलाफ बीजेपी ने अपना कैंपेन चलाया है और इस कैंपेन ने और रफ्तार तब पकड़ी जब पीएम मोदी समेत अन्य मंत्रियों और बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने सोशल मीडिया पर अपना नाम चौकीदार रख लिया। इस मुहिम से एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इस मुहिम पर तंज कस रही है। कांग्रेस ने नारे के खिलाफ मैं भी चौकीदार हूं नारे को लॉन्च करने के बाद बीजेपी ने अब ट्विटर पर मैं भी चौकीदार हूं की मुहिम छेड़ दी है।
इस मुहिम के तहत ट्विटर पर खुद पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है। सोशल मीडिया पर छेड़े गए इस मुहिम में केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द जोड़ लिया है। साथ ही इस मुहिम के तहत मैं भी चौकीदार हैशटैग के साथ वीडियो भी ट्वीट किए हैं। इस मुहिम पर अब बीजेपी का कहना है कि वो कांग्रेस के गाली का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे रही है। दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र चुनाव में चर्चा का स्तर कभी भी इतना नहीं गिरा जितना कांग्रेस ने गिराया है। हम उसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन गाली का जवाब हम गाली से नहीं दे रहे। पूरा देश कह रहा है मैं हूं चौकीदार, और चौकीदार है इसीलिए चोर भाग रहा है। बीजेपी ने मैं भी चौकीदार हूं नारे के जरिए कांग्रेस को तो जवाब दिया ही, साथ ही आरोप लगाया कि गाली देना कांग्रेस की संस्कृति में है। ये गाली गलौज कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के डीएनए में है ये सब गाली, गंदी गाली कर देना। लेकिन वो समझ नहीं रहे कि गाली का जवाब जनता लोकतांत्रिक तरीके से बहुत मजबूती से देगी चुनाव में, क्योंकि कभी देश ने गाली गलौज की संस्कृति को स्वीकारा नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपने नए नारे के जरिए कांग्रेस पर हमले बोल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस नारे के लिए बीजेपी पर तंज कसा है। चौकीदार कहने से चोरी में आसानी हो जाती है। जब आप कह दें कि आप चौकीदार हैं और लोग इत्मीनान कर लें तो आपको चोरी का मौका मिल जाता है, और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। और मुझे लगता है कि अब वो अपनी पार्टी का नाम भी बदल के भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय चौकीदार पार्टी रख लेंगे। बता दें कि कांग्रेस की रैलियों में लगातार चौकीदार चोर हैं के नारे लगवाए जा रहे हैं। इसी के जवाब में बीजेपी ने शनिवार को मैं भी चौकीदार हैं का नारा लॉन्च किया, और अब सोशल मीडिया के जरिए इस मुहिम को आगे बढ़ाकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं आपको बता दें, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक चल रही थी। बैठक में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह नहीं पहुंचे थे। कल ये बैठक अमित शाह कर सकते हैं। दूसरे राउंड की यह बैठक होगी। कोर ग्रुप में आपस में ही 5 से 7 सीटों पर यहां चर्चा की गई। सभी सदस्यों को केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में ही रुकने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि केंद्रीय कार्यालय की तरफ से यह कहा गया है कि दिल्ली में ही सभी रुकें, और 5 से 7 सीटों पर आपस में ही कोर ग्रुप ने चर्चा की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो हैं वो इस बैठक में नहीं पहुंचे। तो हमने की है, लेकिन निर्णायक स्थिति में बैठेंगे दोबारा। जैसे भी दोबारा अब आप कल बैठने वाले थे, आप सूचना रात तक आएगी। कल तो चेंज हो गया ना सारा कार्यक्रम, रात तक सूचना आ जाएगी कल कब बैठना। वो सारा कार्यक्रम उनका कैसे है इसको देख कर तय करके हमको बता देंगे। फाइनल नहीं हुआ ना, अभी नाम तय किए ना, फाइनल निर्णय हुआ नहीं है। जब होगा वैसे ही आपको बताएंगे, आपसे अलग थोड़ी रखना। वहीं आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक से बाहर निकले हैं कांग्रेसी नेता, जिसमें डिप्टी सीएम सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल बैठक से रवाना हो चुके हैं। अविनाश पांडे ने कहा कि सभी 25 सीटों पर आम राय बन गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जहां पर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की जो कांग्रेस की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठक से बाहर निकल चुके हैं। और आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल जो हैं वो बैठक से निकलकर रवाना हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, अविनाश पांडे ने कहा है कि 25 सीटों पर आम सहमति बन गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक खत्म हुई है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो वापस रवाना हो चुके हैं, और अविनाश पांडे ने कहा है कि 25 सीटों पर आम राय बन चुकी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बैठक से कांग्रेस के जो नेता हैं वो बाहर निकल चुके हैं, और
अविनाश पांडे ने कहा है कि आम सहमति जो है वो सभी 25 सीटों पर बन चुकी है। तो स्पेशल 25 की तलाश के लिए कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, लेकिन जीत के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और कांग्रेस ने सूबे के विधायक और मंत्री को भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की माथा 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम घूम के भी आए हैं। 8 लोकसभा क्षेत्रों में तो पिछले 3 दिन से हम घूम रहे हैं। जीत के लिए कांग्रेस का प्लान ए। तब आप देखोगे चौंकाने वाले फैसले भी होंगे कई, तो भारतीय जनता पार्टी कमर तोड़ के रखेंगे वो फैसले हमारे। बी ग्रेड डुबोएगी बीजेपी की नैया। पार्टी का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में दिया गया है वो बी कैटेगरी के नेता है। कांग्रेस का मिशन 25 फिक्स है और पूरा फोकस है टारगेट पर। भरोसा जीत का है और दाव जिताऊ है। तभी तो बैठक दर बैठक के बाद भी अभी तक स्पेशल 25 फाइनल नहीं हो पाए हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अब कांग्रेस ने जीत के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। पहले दौर की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन। बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव लड़ाएगी कांग्रेस। जरूरत पड़ने पर विधायक मंत्री भी लड़ेंगे चुनाव। आलाकमान के निर्देशों पर सबने भरी हामी। पर राजनीतिक समीकरणों को देखकर अगर कहीं आवश्यकता होती है तो हर एक ने कहा है कि अगर आवश्यकता होगी तो हम तैयार हैं। तो इसके ऊपर में किसी का मनाही या किसी के कोई रिजर्वेशंस नहीं है। ये तो जब चर्चा होती है ना, एक एक सीट पे जब चर्चा होती है तो अगर कहीं पे किसी को लगता है कि भाई हमारी जरूरत है तो उन्होंने अपनी हामी दिया कि भाई हम तैयार हैं। अब जब फाइनल हो तब तो मैं बताऊंगा हाँ लड़ेंगे। उस 25 मिशन के बारे में हमने बैठ के चर्चा करी थी, हर इलाके के बारे में, कि हम किस तरीके से इसको पूरा करेंगे और किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा बूस्टअप करके और बीजेपी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनको गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पहुंचाने का काम हमें किस तरीके से करना है और एक मजबूत तरीके से करके और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत हमें करना है। कांग्रेस में भले ही अभी स्पेशल 25 का नाम फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन दावा मरुधरा फतेह का है। साथ ही कांग्रेस बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर भी चुटकी ले रही है। बीजेपी उठ नहीं पा रही है। उनके वरिष्ठ नेता लोग टिकट लेने से कतरा रहे हैं। कुछ के पार्टी टिकट काटना चाह रही है। पार्टी में वर्टिकल डिवीजन है बीजेपी में। वसुंधरा जी रूस के बैठी हुई है। अब पार्टी का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में दिया गया है वो बी कैटेगरी के नेता है, तो कौन लड़ाएगा चुनाव? अभी तो सियासी समर का आगाज है। आगे आगे देखिए होता है क्या। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक आढ़ा की रिपोर्ट। कांग्रेस तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पहले जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि किसी भी वर्तमान विधायक को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन अपनी इस रणनीति में कांग्रेस बदलाव कर सकती है। जिताऊ उम्मीदवारों पर फोकस्ड है कांग्रेस की। जिताऊ उम्मीदवार जो भी हो, चाहे वो विधायक हो, मंत्री हो, उन्हें भी 2019 के इस रण में उतारा जा सकता है। तो कांग्रेस अलग अलग प्लान जो है वो तैयार कर रही है और कांग्रेस की तरफ से हमला यह भी बोला गया है कि बीजेपी की नैया खुद बीजेपी ही डुबोएगी, क्योंकि बी टीम में जीतने की उस तरीके की क्षमता नहीं है। बी टीम के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। तो बीजेपी से जुड़े वकीलों को सरकारी वकील बनाए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस विधि और मानवाधिकार विभाग की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधि विभाग के वकीलों ने
बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकारी अधिवक्ता बनाए जाने पर नाराजगी जताई और चयन प्रक्रिया में संगठन को तरजीह नहीं देने पर सवाल उठाए। नाराज वकीलों को संगठन के पदाधिकारियों ने शांत करवाया। उधर कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुशील शर्मा का दावा है कि मंत्रियों और विधायकों की सिफारिश पर ही बीजेपी से जुड़े वकीलों को नियुक्तियां मिली हैं। से कुछ जो तथ्य बीकानेर जोधपुर से जयपुर में और अजमेर में जो जानकारी आई है, मुख्यमंत्री जी तक हमने उसको पहुंचा दी है। मुख्यमंत्री जी उन सबकी जांच करा रहे हैं, बैकग्राउंड्स की रिपोर्ट ली जा रही है और वो सारी तथ्य आ रहे हैं। लोकसभा चुनावों के बाद में प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री जी इस पर एक्शन लेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में भी इस मामले को मैंने उठाया था और मुख्यमंत्री जी और पांडे साहब और उप मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि जो अभी काम करेंगे उनको पूरा मौका लोकसभा चुनावों के बाद में दिया जाएगा और जो गलती से बन गए उनके ऊपर भी पुनर्विचार किया जाएगा। बड़ा गंभीर मुद्दा है और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो एमएलए नए बने हैं या जो कुछ नए मंत्री बने हैं जिनको टिकट पहली बार दिया गया और उनके साथ लगे, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि भी बीजेपी के लोग हैं और मैं ये सोचता हूँ, मेरी मान्यता है कि उनकी सिफारिशों से ही ये गलतफहमी से। कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने लोकसभा चुनाव में 5 टिकटों की मांग की है। कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस से जुड़े वकीलों को 5 टिकट देने, कांग्रेस से जुड़े वकीलों को सरकारी अधिवक्ता बनाने सहित 3 प्रस्ताव पारित किए गए। कांग्रेस विधि विभाग ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने पदाधिकारियों को टास्क दिया है। प्रदेश स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए 21 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इसके अलावा लोकसभा स्तर पर 11 और विधानसभा क्षेत्र स्तर पर 5 सदस्यीय कमेटियां बनाई गई हैं। ये कमेटियां लोकसभा चुनाव में कानूनी मामलों में मदद से लेकर फील्ड में प्रचार तक का काम करेंगी। प्रशासनिक सहयोग, पार्टी के आंतरिक कैंडिडेट के साथ सहयोग और कॉर्नर मीटिंग्स और जनसभाओं में भी सक्रिय भागीदारी की जाएगी। ये आज की जो बैठक है, पूरे राजस्थान के हमारे प्रतिनिधि आए हैं और जो पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो निर्णय लिया है उसकी पालना में ये किया गया है और उसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला तो संकल्प पारित किया गया कि राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजस्थान के वकील एकजुट हैं